माध्यम से हम कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को चेताते हैं कि भाई इस तरीके से अगर आप हमारा मजाक कर रहे हैं तो हमें फिर कांग्रेस पार्टी में काम करने से क्या फायदा। ऐसे बंदे को टिकट दे दी जा रही है सेंटर नागपुर से, जो एक बार चुनाव लड़ के भारी मतों से हार चुका है। चलो आप दूसरी जगह उन लोग को टिकट दिए जो जीते जिताए हैं, उनको दिए, समझ में आया। पर सेंटर नागपुर में ऐसे बंदे को क्यों टिकट दी जा रही है जो पहले क्या कांग्रेस जीतने के लिए लड़ती थी, नहीं हारने के लिए लड़ती? देखिए नहीं है, हमको इतराज है कांग्रेस पार्टी से जिन्होंने हमारे से तो मजाक किया और एक तरीके से खेल खेला। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र असेंबली चुनाव को लेके हम आपको बैक टू बैक एपिसोड दिखा रहे हैं, लोगों से मिला रहे हैं। हमने इससे पहले आपको मिलाए थे शकील पटेल साहब से, जो कि MIM के एक वरिष्ठ नेता है। इन्होंने खुलकर कांग्रेस मुस्लिम कार्यकर्ताओं का मजाक बनाया है। किस तरह से मजाक बनाया कि वे एक बैंड पार्टी की तरह हो गए हैं, जिनको बजाने के लिए तो जरूर बुलाया जाता है पर बारात के अंदर नहीं बुलाया जाता। ऐसे बाजे वालों की होगी जो शादी में बाजा तो बहुत बजाते हैं, लेकिन जब शादी का टाइम आता तो उनको मंडप के बाहर रखा जाता है। इसी चीज का आज जवाब देने के लिए खुद कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता मोहम्मद कलाम साहब हमारे साथ मौजूद है। चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले आपके चैनल में आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जो कि आपने हमको यहाँ बुलाया। मैं हाजी मोहम्मद कलाम माजी नगर सेवक हूँ। कांग्रेस सेवा दल से ताल्लुकात रखता हूँ। अल्पसंख्यक विभाग से भी मेरा महाराष्ट्र लेवल पे ताल्लुकात है और नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी में भी मैं काम करता हूँ। कलाम साहब, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई में मुस्लिम कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं उनकी औकात एक बैंड बाजा वालों की हो गई है, जिसको बुलाते तो है लेकिन उनको कुछ काम नहीं देते, यानी कुछ जिम्मेदारी नहीं देते। अभी जैसे कि जितनी टिकट निकली है मुसलमानों का नाम ही नहीं। देखिए, ये जो महाराष्ट्र के अंदर में जो टिकट डिक्लेयर हुई है जी, सिर्फ 4 सीट बंबई से मुस्लिम को मिली है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने कल शाम तक कहा था कि हम 12 सीट देंगे जी, और जिसमें मध्य नागपुर शामिल था। हाँ। उसमें अब हमें ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस पार्टी हमारे जो माइनॉरिटी के जो मुस्लिम कार्यकर्ता है, हाँ। इनके साथ उन्होंने मजाक किया है। अब हमें MIM जैसे लोग हम पे हंसी उड़ा रहे हैं, दूसरे जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है वो हंसी उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आपका कांग्रेस में रह के क्या फायदा, जो कि आपसे लोकसभा, विधानसभा और पार्टी को मजबूत करने के लिए आप लोग रात दिन काम करते हैं और काम करने के बाद में आप पार्टी के लिए मुस्लिमों को जोड़ने का काम करते हैं। हम पिछले 45 साल से कांग्रेस पार्टी का काम कर रहे हैं। ऐसे मेरे जैसे कई कांग्रेसी नेता है जो पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। हम एज ए मुस्लिम करके कार्यकर्ता जरूर है और हम सभी धर्म, सभी समाज को कांग्रेस पार्टी को जोड़ने का काम करते हैं। मगर आज मध्य नागपुर में जिस तरीके से हमारा कांग्रेसियों का, मुस्लिम कांग्रेसियों का मजाक उड़ाया गया है, जिससे जब उनका कल मध्य नागपुर की लिस्ट आई तब हम लोग सभी कार्यकर्ता लोग बड़े सदमे में आ गए कि भाई हमने ऐसी कौन सी गलती की है, वही नहीं, जबकि उनको बता दिया गया था। जो हमारे वहां से महाराष्ट्र के निरीक्षक आए थे, आरिफ नसीम खान साहब है, चैनथिला साहब है, नाना पटोले जी है, विकास ठाकरे जी है, इन्हें सब चीज की मालूमात है। इन्होंने सर्वे ले लिया कि अगर से मध्य नागपुर में सीट देते हैं मुस्लिम को तो इससे हमारी जो 6 सीट यहाँ की और 6 सीट ग्रामीण की, इसमें बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये जो डिसीजन हुआ है, इससे जो हमारे मध्य नागपुर से लग के उत्तर नागपुर है, जहाँ मुस्लिमों की काफी तादाद में वोट है, उसके बाद पूरब नागपुर है,
वहां भी काफी वोट है। दक्षिण है और खास तौर पे पश्चिम नागपुर है। पश्चिम नागपुर में जो हमारे शहर अध्यक्ष जी का एरिया है, काफी वहां पे मुस्लिम लोगों में उन्होंने काम किया है। मगर नाराजगी इस बात की आई कि जो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से हमारा मजाक किया, तो आज हमसे कांग्रेस के हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो कांग्रेस के जो जो मुस्लिमों में नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो कहते हैं कि हमने मुसलमानों ने सिर्फ वोट देने का ही काम करना, हमको हमारा हक नहीं मिलेगा। हम अपने हक के लिए आज आपके चैनल के माध्यम से हम कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को चेताते हैं कि भाई इस तरीके से अगर आप हमारा मजाक कर रहे हैं तो हमें फिर कांग्रेस पार्टी में काम करने से क्या फायदा। क्योंकि हम लोग जब फील्ड में काम करते हैं तो जब कोई पार्टी अगर हमारी कांग्रेस पार्टी की टिकट देती है, जब हमने लोकसभा में डंके की चोट पे 3.5 लाख 3 से 3.5 लाख वोट मुसलमानों ने विकास ठाकरे जी को दिया है, उनको ही नहीं दिया। उसके पहले कई खासदार बने, यहाँ से बनवालाल पुरोहित बने, यहाँ से उल्लास मुक्तेमार बने, और जितने भी खासदार लड़े उनका भी, और ऐसे आमदार मध्य नागपुर से नवल चंद टोकसिया जी बने, उसके बाद में भाऊ साहब सुरवे बने, उसके बाद में हमारे याकूब कमर साहब बने, उसके बाद में शौकत कुरैशी बने, अनीस अहमद बने। मगर हमें हमारे मध्य नागपुर का जो क्षेत्र है एक सेकुलर क्षेत्र है, कभी यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, मगर ये पार्टी ने मुस्लिम को दे रहे करके हमारे दूसरे भाइयों के दिल में घृणा पैदा कर दी, एक हिंदू मुस्लिम पैदा करी। जब कर दी थी तो भाई आपके यहाँ से 100 सीट लड़ रही है, सभी चुन कितनी आएंगी। हमारे एक नेता ने बोला कि मुसलमानों को सीट देंगे तो वो सीट हार जाएंगे। ठीक है ना, हम हार जाएंगे जीत जाएंगे, जब मैदान में उतरेंगे तब हम बताएंगे। अभी हमारे यहाँ से 8 लोगों ने सीट मांगा था, उसमें क्या एक भी काबिल आदमी नहीं था। हमारे बहुत सारे सवाल हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता आज कर रहे हैं, और आज बहुत जबरदस्ती नाराजगी नागपुर शहर में फैली हुई है, और इसको हम तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, सिपाही है, हम तो फेस कर रहे हैं, मगर हमारे बड़े नेताओं ने भी इसका जवाब देना चाहिए। आपने ये बताया 8 लोगों ने फॉर्म भरा था सेंटर नागपुर से, जिसमें से बड़े बड़े नाम है, जैसे कि आसिफ कुरैशी का भी है, नैसदी मैडम का भी है, और मेरे को आप पता भी नहीं, ऐसा 8 लोगों के कई नाम है, मेरा भी नाम है, आपका भी नाम है। लेकिन एक ऐसे बंदे को टिकट दे दी जा रही है सेंटर नागपुर से, जो एक बार चुनाव लड़ के भारी मतों से हार चुका है। चलो आप दूसरी जगह उन लोग को टिकट दिए जो जीते जिताए हैं, उनको दिए, समझ में आया, पर सेंटर नागपुर में ऐसे बंदे को क्यों टिकट दी जा रही है जो पहले क्या कांग्रेस जीतने के लिए लड़ती थी, नहीं हारने के लिए लड़ती? देखिए, इसके पहले जो उम्मीदवार था भारी मतों से नहीं हारा, बहुत कम वोटों से हारा। उसमें भी हारा तो था ना सर? नहीं, उसमें भी 75% वोट मुस्लिम समाज के थे जी। उस टाइम में ये बात नहीं आई थी। उस टाइम में हमारे अनीस अहमद साहब ने टिकट नहीं मांगा, और जिन लोगों ने टिकट मांगा था उन्हें मालूम था कि नौजवान बच्चा है, हम इसको सब मिलके मदद करें। हमने सबने मिलके मदद किया, हम उससे इनकार नहीं करते। जो वोट उनको कम वोट से हारे हैं, तो वो कुछ उम्मीदवार भी अपनी कुछ गलती से हारा है, उसका ठिकरा फिर भी मुस्लिम समाज पे फोड़ा गया, फिर भी हमने बर्दाश्त किया। इस बार भी हमको जो हमारा उम्मीदवार आया बंटी सड़के से तो इतराज नहीं है, हमको इतराज है कांग्रेस पार्टी से, जिन्होंने हमारे से तो मजाक किया और एक तरीके से खेल खेला। नागपुर से बंबई, बंबई से दिल्ली तक उन्होंने यही कहा कि हम माइनॉरिटी को दे रहे हैं। हम लोग तो दिल्ली नहीं गए, जो लोग दिल्ली गए वहां से हमको फोन आते थे, आप बेफिक्र रहो, हम किसी एक को दे देंगे। तो हम तो चाह रहे थे कि किसी को भी टिकट मिल जाए, हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। और हमारे मध्य नागपुर में सेकुलर हिंदू है जो कांग्रेस को वोट देते हैं। आज हमारा इतना बड़ा वोटिंग परसेंटेज है, जो हमारे परसेंटेज को भी कम बताते हैं, बोलते कि 60,000 है, पैसा ले जा रहे। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, बूथ लेवल पे काम करता हूँ, पूरी लिस्ट मुझे मालूम है।
हमारे यहाँ पे 95,000 मुस्लिम वोट है, जिसमें से 80,000, जिसमें से 10 से 12,000 वोट बाहर रहने चले गए। 80 से 85,000 वोट आज भी मुस्लिम वोट है। पहले से वोट परसेंटेज बढ़ चुका है। आज हमारे मुस्लिम समाज में इतना जोश था कि हम 60 से 70 वोट, हम 80 और 90% वोटिंग कराएंगे तो हमसे 60-70,000 वोट लेंगे। बाकी वोटिंग हमारे को जो सेकुलर कांग्रेसी वोट है वो भी मिलते थे, मगर ये पार्टी ने गलत डिसीजन लिया, जिसकी वजह से हमें नाराजगी है। नाराजगी नहीं बल्कि हमको सबसे बड़ी नाराजगी है कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ खिलवाड़ किया गया, जिसमें अभी हमारे थोड़ी देर पहले हमारे चैनल, आपके चैनल के माध्यम से हमने सुना कि भाई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हालत बैंड पार्टी जैसी है। बैंड पार्टी का काम होता है शादियों में बैंड बजाना और मंडप में बाहर खड़े रहना। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, गलत नहीं बोला। आज हमारी ये हालत बना दिया। फिर वो कहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इसके बाद में कुछ नहीं बोलते, निकम्मे है। हम निकम्मे नहीं है, हम लोग में सूझबूझ है, मगर हम पार्टी के डिसिप्लिन को मानने वाले कार्यकर्ता। पर जब भी ऐसी बात अगर कांग्रेस के सामने की जाती है तो वो इमरान प्रतापगढ़ी को आगे कर देते। देखिए, हर पार्टी में एक प्रकोष्ठ बनाया जाता है कि भाई दलितों के लिए एक दलित, मुस्लिम के लिए अल्पसंख्यक विभाग बनाया गया। तो हम अल्पसंख्यक का मामला है तो इमरान प्रतापगढ़ी हमारे ऑल इंडिया के अध्यक्ष है, वो उसका जवाब देते हैं, मगर वो भी हमारे लिए लड़ते रहते हैं। आज हमारी लड़ाई पूरे ऑल ओवर इंडिया के माइनॉरिटी लोगों की है, महाराष्ट्र के माइनॉरिटी लोगों की है। आपको बता रहा हूँ, बंबई में हमारे यहाँ 4 सीट मिली, वहां पर सबसे ज्यादा काम करने वाला मुस्लिम समाज में सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाला इब्राहिम भाईजान है, जो हज कमेटी का चेयरमैन रहा और उन्होंने कई मुस्लिम लोगों के पूरे महाराष्ट्र में काम किया। उसके जैसे आदमी का नाम टिकट पे नहीं आया। जिशान सिद्दीकी जो कांग्रेस के एमएलए थे, उनकी भी टिकट काट के शिवसेना को सीट दे दी गई। खैर, जिशान सिद्दीकी साहब पे उनके पिता ने उनने कांग्रेस के लिए कितनी सेवा की है, ये बात सही है। जबकि आज जिशान सिद्दीकी ने भी मीडिया के सामने काफी गुस्सा जताया और अजीत पवार के ग्रुप में जाके शामिल हो गए। देखिए, अजीत दादा के ग्रुप में ऑलरेडी हमारे मरहूम सिद्दीकी साहब, जो उनके वालिद साहब है, वो पहले ही कांग्रेस छोड़ के वो पार्टी में जा चुके थे। और उसके बाद में जिशान सिद्दीकी तो आज गए हैं। तो जिशान सिद्दीकी साहब को पार्टी से निकाला गया, क्योंकि उन्होंने जो अभी इसमें इलेक्शन हुआ उसमें पार्टी के खिलाफ मतदान दिया है, इसलिए डिसिप्लिन एक्शन लिया था, तो इसलिए शायद उनका नाम उसमें नहीं आया। अब भले बोले कि आज हमें निकाला गया, एक तो उनके वालिद साहब के साथ में बहुत गलत हुआ, जिसकी हमदर्दी हर मुसलमान में, बहुत नेक आदमी थे, अच्छे आदमी थे, जिशान सिद्दीकी अच्छे आदमी थे, मगर उन्होंने विचार बदला, इसलिए उनकी टिकट कटी। तो फिर उसमें कांग्रेस ने अलायंस में उद्धव ठाकरे को दे दिया टिकट। मगर वहां पर इब्राहिम भाईजान जैसे दमदार नेता थे, जो मुसलमानों को लेके चलते थे, ऐसे लोगों ने मिला। ठीक है, आरिफ नसीर खान को मिला, हम उसका स्वागत करते हैं। असलम शेख साहब को मिला, उसका भी स्वागत करते हैं। और भी जो मुस्लिम भाइयों को मिला, उनका भी स्वागत करते हैं। मगर उसमें जो दमदार लोग हैं, जो मुंबई में दम रखते हैं, पूरे महाराष्ट्र में दम रखते हैं, ऐसे लोगों को नाम नहीं लिया। विदर्भ को तो हमारे पूरा निगलेक्ट कर दिया। अकोला से हमारा आदमी सिर्फ 400 सीट से हारा, वहां से भी इस बार अभी तक कोई लिस्ट में नाम नहीं आया। शायद कल किसका नाम आता पता नहीं। मगर आज हमारी लड़ाई ये है कि भाई मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दे रहे, क्यों हमारे दूसरे मुस्लिम संगठनों को बोलने का मौका दे रहे, जिससे हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के वो ठेस पहुंच रही है। और हम सोच रहे कि भी हमने ऐसी पार्टी का काम कर रहे, हमने क्या जवाब देना। तो ये जो आप लोग के मन में खटास आ गई है पार्टी को लेके, तो ये चुनाव में कितना असर दिखाएंगे? देखिए, हम तो पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम पार्टी का काम कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि पार्टी के बोलने पर कोई काम करता है। एक मुस्लिम समाज जो है, एक कांग्रेस से आजादी के टाइम से आज तक जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? आज जब हमारे सामने ये यूपी शासन है, हमारे दिल्ली की सरकार है, तो मुसलमानों के साथ ये पिछले 15 सालों में जो ज्यादती हुई, उसका गुस्सा मुसलमानों पे है। और हम लोग वो गुस्से को,
कांग्रेस पार्टी के लिए कहते हैं कि भी कांग्रेस पार्टी में कभी ये काम नहीं हुआ, मॉब लॉन्चिंग नहीं हुई, जबरदस्ती बुलडोजर नहीं चला। महाराष्ट्र में भी इस तरीके से हरकत हुई, महाराष्ट्र में भी बुलडोजर चले, और कई ऐसे केसेस है कि जो मुसलमानों के दिल में नफरत पैदा हुई, उसका आउट मिल रहा। और इस तरीके से ये अभी हमारे टिकट बंटवारे में भी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर यही करेंगे तो मुसलमान वैसे उनके भी दिल में भाजपा कांग्रेस की बात करते तो ही आएगा। जैसा एक अभी मुफ्ती साहब जो है अभी अभी छूट कर आए हैं मुंबई के, उन्होंने साफ सुथरा बोला कि भाई बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क है। तो भाई ऐसी हरकत होती है तो करके उनको लोगों को बोलने का मौका मिलता है, जिससे हम लोग काम करते हैं फील्ड में, तो हमको बड़ा एहसास होता है कि भाई हम ऐसे पार्टी में काम कर रहे हैं। हमारे पार्टी के लोग ऐसा बोलते हैं क्योंकि हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया जी पूरे इंडिया में एकता और दमदारी से लड़ रही है। उनका नारा है कि डरो मत कहो। आज मैं राहुल गांधी जी के नारे को लेके डरो मत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि डर डर के हम कब रहेंगे। हम डर डर के रहेंगे, कौम के लिए बात नहीं करेंगे। कौम की बात कौन करेगा? कौम हमारे भरोसे, हम भी कौम के प्रतिनिधि करते हैं। मैं नगर सेवक रह चुका हूँ, मुझे कौम का दर्द मालूम है, और ऐसे क्षेत्र से रहा हूं जहां आरएसएस का एरिया, जिस एरिया के अंदर चारों तरफ आरएसएस है, वहां से मैं कारपोरेटर बना। और मैं मुसलमानों के भरोसे जरूर बना, पर मुझे साथों साथ सेकुलर वोट भी उतने ही मिले थे, और आज भी हमको सेकुलर वोट हमारे साथ रहते हैं। अभी ये भी देखा जा रहा है कि ये मुस्लिम बहुमूल्य इलाका होने के बाद सेंटर नागपुर, वहाँ पे बीजेपी के ब्राह्मण समाज का कैंडिडेट जीत जाता है। तो ये क्या एमआईएम के वोट काटने के चक्कर में होता है, या इन लोग की गलत टिकट देने की वजह से होता है? देखिए ऐसा है, हर पार्टी को अपना, नहीं आप खुल के बोलिए। नहीं खुल के बोल रहे, मैंने पहले पार्टी का देखिए, हर पार्टी को हक है अपने अपने पार्टी का नुमाइंदा लड़ाने का। अब उसमें ये रहता है कि बीजेपी के डर से अब कोई हार गया तो बोले बीजेपी की बी टीम है, ये बोलना हमारे हिसाब से गलत है, क्योंकि वो अपने अपने पार्टी के विचारों से लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग भी अपने पार्टी की विचारधारा बताते हैं, हम उनसे लड़ते हैं। लोग कहना है कि उसकी बी टीम है, सी टीम है, ये तो चलते आता है। अब इसमें हम एमएम की बात कर रहे हैं, हम वंचित अखाड़ी की बात करो, अम्बेडकर जी की, उनको सारे ऑफर रहने के बाद में वो अपना कैंडिडेट लड़ाते हैं। उनके भी समाज के लिए प्रतिनिधि करते हुए अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर हम सेकुलर पार्टी में हैं। मगर आज जो नक्शा महाराष्ट्र में आया है, ये बात को लेके इसका फायदा एमएम उठाएगी, और भी जो दूसरे संगठन हैं उठाएंगे। आज देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कह दिया, मुस्लिमों की हालत खराब करने में सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का है। क्योंकि तो आरक्षण को लेके भी एक बड़ी बात कही है कि आरक्षण खत्म करना चाहते हैं कांग्रेस, यानी उन्हें आरोप लगाया। आज मुसलमानों को तो शुरू से आजादी के बाद से आरक्षण से दूर रखा गया जी। मुसलमान अल्लाह पे भरोसा रखता है और उसी के तहत अपनी रोटी रोजी कमाता है जी। मुसलमान जो भी आज इस मुल्क में जिंदा है, सिर्फ अल्लाह के भरोसे, अल्लाह ही उनकी मदद करता है। किसी की कोई ताकत नहीं है। ये आरक्षण ये वो मुसलमानों के लिए नहीं है, ये जो बेचारी पिछड़ी जाती है उनके लिए आरक्षण है, और उनको ऊपर उठाने का। हाँ, एक बार अच्छी हुई थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी, उनकी जो उन्होंने जो वो प्रोग्राम दिया था, जो उनका 12 या 14 15 सूत्रीय कार्यक्रम था, उसमें अल्पसंख्यकों को उठाने के लिए बहुत बात की थी। खास तौर पे जो हायर एजुकेशन में मेडिकल पढ़ना चाहता है उनके लिए रिजर्वेशन रखा था, नौकरी में नहीं रखा था, एजुकेशन में इंजीनियरिंग करना चाहता उनके लिए रिजर्वेशन रखा। वही नहीं रखा, उनकी स्कॉलरशिप भी चालू किया। स्कॉलरशिप चालू किया, उसके साथ में उन्होंने एजुकेशन लोन भी चालू किया। एक बहुत बड़ा काम कांग्रेस सरकार में हुआ है मुसलमानों का, अब मनमोहन सिंह की सरकार में हुआ। उसके बाद से आज भी वो चालू है, मगर उन्होंने जो मेडिकल में हायर एजुकेशन में जो मुसलमानों का रिजर्वेशन था वो इन्होंने खत्म कर दिया। हमको हमारी लड़ाई वो लड़ना है। हम ये लड़ रहे कि भी आने वाली सरकार हमको फिर से, हमको भीख नहीं होना, नौकरी नहीं होना,
हमारे बच्चों को आला एजुकेशन मिले, ये हमको रिजर्वेशन होना, ताकि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस ऑफिसर बने। अभी आपको एक लेटेस्ट बात बताता हूँ, हमारे मुंबई में हज हाउस है जी। वहां पे आईएएस क्लासेस होती थी, हाँ। जिसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया से 25 से 30 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता था। जी। उसके अंदर हर साल 4 से 5 बच्चे आईआरएस, आईआरएस, एमपीएससी, यूपीएससी पास होके अच्छी नौकरी में जाते थे। मगर आज क्या हुआ, जो ये सरकार थी, मोदी सरकार, स्मृति ईरानी ने, वो हमारा आईएएस क्लासेस वहां से बंद करा दी, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहता है। ये बात सबको नहीं मालूम, क्योंकि मैं फील्ड में हूं, मुझे मालूम है। आज बंद करा दी, जो हर साल हमारे बच्चे 5 से 10 बच्चे पास होते थे और अच्छी नौकरी पाते थे। तो इस तरीके से हमको बेरोजगार करने की साजिश की जा रही। हमको आरक्षण से कोई इंटरेस्ट नहीं, हमको अच्छा एजुकेशन दो, हम इंशाल्लाह अच्छे अहदे पे हमारे बच्चे जाने के लिए तैयार। जैसे कि आरोप लगाया जाता है आपकी पार्टी पे हमेशा कि ये डेवलपमेंट नहीं करती, खासकर अगर नागपुर की बात करें, उत्तर नागपुर में नितिन राउत साहब की सत्ता है 5 साल। मैं जब से आया हूँ, मेरे को 5 साल हुआ है, 5 साल से इनका कुछ डेवलपमेंट नहीं दिखा रहा है। तो इस पे क्या कहना है कि ये लोग क्या वाकई में कुछ काम नहीं करते, या कुछ और इनकी प्लानिंग रहती है, क्या है, क्या क्यों इन पे ऐसे आरोप लगे गए? देखिए, मैं भी अभी कहने के लिए लॉलीपॉप के तौर पे उन्हें इस्लामिक कल्चर सेंटर दे दिए, वो इस्लामिक कल्चर सेंटर को भी भाड़े से चालू कर दिया उन्होंने। तो ये देखिए, किस काम का है फिर? नहीं देखिए, मैं नितिन राउत जी को बहुत नजदीक से पहचानता हूँ। जी। पॉलिटिक्स हर क्षेत्र में होती है, काम करने वाले को भी लोग बुरा बोलते हैं, कितना भी काम किए। आप देख रहे हैं कि जोग्राफिकल उत्तर नागपुर का एरिया बहुत बड़ा है। हमने ये देखा है कि कई नए लेआउट है, नई एरिया है, वहाँ उन्होंने काफी डेवलपमेंट किया है, नहीं किया ऐसी बात नहीं। तो सवाल ऐसा है कि जो जैसा हमारा सेंट्रल नागपुर है, पश्चिम नागपुर है, छोटे एरिया है, या कोई रोड बन रहा है तो सबको दिखता है। ये जो यहाँ उन्होंने कई करोड़ों का काम किया, खैर वो तो यहाँ के लोग ही उसका जवाब देंगे। मगर मैं जैसा लोगों का बार बार आरोप था कि मुस्लिम समाज के लिए नितिन राउत जी ने क्या किया, जैसा आपने बोला कि इस्लामिक कल्चर सेंटर कई सालों से बना हुआ है, उसका उद्घाटन नहीं हुआ। उसके भी गुनाहगार हम आपस के ही लोग हैं। उसको वो नहीं चलता, उसको वो नहीं चलता। वो ये चाहते थे कि इस्लामिक कल्चर सेंटर बनाया हूं मैंने पूरे महाराष्ट्र में, कि भाई ये कल्चर सेंटर का जिस तरीके से उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर का बनाया है, उसी तरह पे ये रहेगा। मगर कुछ इंटरनल हमारे लोगों के मामले को लेके वो मामला रुका रहा। कुछ आजू बाजू के लोगों ने वहां इंक्रोचमेंट करके रखा, वो उसको डेवलपमेंट नहीं करने दिया। वो डेवलपमेंट में बाधा बार बार बीजेपी वाले लेकर आते थे। बहरहाल अभी आनंद फानंद में उसका उद्घाटन हो गया। अब सवाल ऐसा है कि जैसा आपने बोले किराए से, तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए कोई ना कोई आदमी तो लगेगा ना। तो वो उनकी पॉलिसी मैटर है, मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहता। पर एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जब 2009 में हज हाउस की बात हुई, 8, 9, 10 में, तो हमारे क्षेत्र से अनीस अहमद आमदार थे और उन्होंने काफी दौड़ की, और जो एम्प्रेस मिल जुना जेल खाना में जो एक जमीन थी, तकरीबन 4 एकड़ जमीन थी, उसके अंदर में काफी सियासत, और उसके अंदर में बाद में ऐसा हुआ कि भाई खासदार अलग जा रहे, ये अलग जा रहे। उस टाइम में इनका भी उस लड़ाई में ये था कि हमारे उत्तर नागपुर में हज हाउस आना चाहिए। तो बात ऐसी आई थी कि इस्लामिक कल्चर सेंटर हम यहाँ हज हाउस लाएंगे, या हमारे क्षेत्र में बहुत सारी जगह है वहां हम हज हाउस बनाएंगे। तो जब अनीस अहमद साहब का इंटरेस्ट दिखा तो उन्होंने अनीस अहमद साहब को मदद किया, क्योंकि जब अनीस अहमद साहब कैबिनेट मंत्री थे तो नितिन राउत साहब राज्य मंत्री थे। जब कैबिनेट होती तो ये सब लोग बैठे हैं। जब उनका 16 करोड़ रुपए का जो हज हाउस का डेवलपमेंट हुआ, उस
कैबिनेट में नितिन राउत साहब भी थे, क्योंकि हम लोग वहाँ मौजूद थे। हम लोग चाहते थे कि हमारे मध्य बने, पर उन्होंने अपने उत्तर नागपुर की कुर्बानी देके मध्य नागपुर में मुसलमानों ज्यादा तादाद है तो यहाँ बनना चाहिए करके उन्होंने पूरा वो फंड पास करने के लिए मदद किया। उन्होंने अपने चाहते तो उत्तर नागपुर में ला सकते थे, मगर उन्होंने कहा कि जब एक आदमी जो अपना भाई है, जो आमदार है और उस क्षेत्र से जगह भी है, तो भाई यहाँ बनाया ताकि मुस्लिम लोगों को एक फायदा हो। और वो फंडिंग पास करने से लेके हाउस बनाने में, कैबिनेट मिनिस्ट्री में उन्होंने उनको मदद किया। वो अगर विरोध करते तो नहीं बन सकता था ना, क्योंकि वो भी नागपुर के थे। उनका तो डिमांड थी कि उत्तर नागपुर में बनाओ, अनिल साहब बोलते थे मध्य नागपुर में बनाए। और हमारे उस टाइम मुख्तियार साहब खासदार थे, वो कहते थे कि एयरपोर्ट पे बनाओ। तो वो सारे झगड़े को मिटा के उसमें नितिन राउत जी ने सहयोग दिया, और जिसकी वजह से नागपुर में हज हाउस बना। बार बार ये कहना भी गलत है कि मुसलमानों के लिए नितिन राउत जी ने काम नहीं किया, बहुत किया काम। पर यहाँ ऐसा है, मैं पहले कह चुका हूँ कि मुसलमानों में अलग अलग ग्रुप, अलग अलग टाइप के लोग, वो उसका काम हो तो वो ना रहा, उसका काम हो तो वो ना रहा। यहाँ के कारपोरेटर और ये लोकल पॉलिटिक्स की वजह से किसी आदमी को बदनाम करना अच्छी बात नहीं, और उसको जो अच्छा काम किया वो किया, जो नहीं किया तो भी नहीं किया। जब नहीं किए थे तो एक बार उनको यहाँ की जनता ने हरा भी दिया, मगर आज हालात ऐसे नहीं कि उनको हराने लायक। और उत्तर नागपुर के लोगों ने उनको मदद करना चाहिए और वापस लाना चाहिए। उनके दिमाग में बहुत सारी डेवलपमेंट की योजना है, ऐसा नहीं कि ये बात जरूर है कि वो ज्यादातर काम लोगों को दिखा कि भाई ये अपने समाज का काम करते हैं, कहीं भी बौद्ध विहार बन जाता है, ऐसा नहीं है। कई जगह अपने लिए भी आरक्षण किया उन्होंने। अब कुछ उनकी इंटरनल होगी, आपस में कुछ बात होगी, तो उसके लिए मैं तो उत्तर नागपुर का नहीं हूँ, मगर मैंने जो देखा, जो सुना, वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। और क्या कहना चाहेंगे सर अब जाते जाते हमारे दर्शकों को? नहीं, मैं आपके तमाम दर्शकों को यही कहना चाहूंगा, आने वाला जो इलेक्शन है, जो 2025 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, शायद 2024 की एंड में सरकार बन जाएगी, तो उसके अंदर में अपने वोट का उपयोग सोच समझ के करें, और जो पार्टी ने हमें मजाक बनाया, उनके बड़े नेता के इसका जवाब दे और हम लोगों को समझाने का काम। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मोहम्मद कलाम सर, जिन्होंने अपनी बात रखी, पार्टी पे नाराजगी भी जताई, लेकिन इनका कहना यही है कि पार्टी से नाराज है पर पार्टी के खिलाफ नहीं। उम्मीद करते हैं आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।